तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोरा कागज़ की इस वीडियो में आज हम वेनेजुएला के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है वेनेजुएला अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हम ये देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम मेनली बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स पर। पहला तो हम 1999 से 2025 तक बहुत सारे वेनेजुएला से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। तो हम उससे ये समझेंगे कि अगर यूपीएससी में वेनेजुएला से क्वेश्चन आया, तो कितना और कहाँ तक यूपीएससी पूछ सकता है। क्योंकि यूपीएससी केवल एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है सीधे-सीधे, बहुत सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो। तो यहाँ पे वेनेजुएला न्यूज़ में है और लेकिन उसको पूछने के कई क्वेश्चन, कई तरीके यूपीएससी के पास मौजूद हैं। तो हम ये देखेंगे कि यूपीएससी में अभी तक वेनेजुएला से कैसे क्वेश्चन आए हैं और आज भी वो क्वेश्चन कैसे हैं, रिलेवेंट हैं। आज भी उन क्वेश्चन की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि 1999 में रही होगी। तो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर मेनली हम ये देखेंगे कि अब हमको 2026 में किन चीज़ों पर, किन टॉपिक्स पर वेनेजुएला के लिए ध्यान रखना है या फिर कौन-सी चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है। और यहाँ पर सबसे आखिरी में मैं आपको एक क्वेश्चन दूँगा जिसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए और बीच में अगर मैं कोई भी ऐसी बात करूँ, फालतू बात करूँ जिसका इस टॉपिक से कोई संबंध ना हो तो आप मेरे उस अपने पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आखिरी तक जुड़े रहें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है वेनेजुएला? वेनेजुएला न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये हैं भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प। इन्होंने इन पर आरोप लगाया कि ये यूएसए में नार्को टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। नार्को टेररिज्म का मतलब होता है कि ये यहाँ पर ऑफ़िशियली मतलब इनकी सरकार क्या कर रही है, यूएसए में नारकोटिक्स या फिर जितनी भी अवैध दवाएँ हैं उनको या फिर जो जिनको ड्रग्स बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं तस्करी करवा रहे हैं कहाँ पे? यूएसए में। ये इस आरोप के आधार पर इन्होंने इनको गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन ये तो हो गया टेम्परेरी रीज़न जो दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन अन्य 2 रीज़न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक तो है जियोपॉलिटिकल रीज़न। जियोपॉलिटिकल रीज़न का मतलब ये है कि वेनेजुएला का रुझान जो है वो रसिया, चाइना और ईरान की तरफ देखने को मिल रहा था और यूएसए इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि यूएसए के लिए आप जब भी मेंस की तैयारी करेंगे यूपीएससी की, तो एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डॉन डीओएन डॉन आरओई रो डॉन रो डॉक्ट्रिन। जब भी आप यूपीएससी मेंस पढ़ेंगे और मेंस में वेनेजुएला को पढ़ेंगे और यूएसए को पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द जरूर पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? डॉन रो एक पॉलिसी है यूएसए की। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि अगर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में किसी भी बाहरी बाहरी देश का क्या हस्तक्षेप बढ़ता है तो यूएसए उसको अपने अंदर का हस्तक्षेप मानता है और यूएसए उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो डॉन रो मतलब कि क्या है, यूएसए डॉन बनने का प्रयास करता है। शब्द इससे मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूएसए को पसंद नहीं है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के किसी भी देश में, किसी भी बाहरी देश का जिसमें कि रसिया, चाइना, ईरान कोई भी देश हो सकता है या फिर भारत भी हो सकता है, इन लोगों का क्या हो, हस्तक्षेप बढ़े। यूएसए ये नहीं चाहता है, तो डॉन रो पॉलिसी आपको याद रखनी है, ये होती है। ये इसका रीज़न था और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ऑयल स्ट्रेटजी या फिर रिसोर्सेज़ सिक्योरिटी। आप सभी को पता होना चाहिए वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। इसका मतलब है दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल रिसोर्सेज़ कहाँ पाए जाते हैं? वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। उत्पादक नहीं मतलब हाँ, उत्पादक ही होगा यहाँ पर। तो ये देख लेना आप, ठीक है? अब हम देखते हैं यूपीएससी में प्रीवियसली क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वेनेजुएला से। लेकिन अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो वेनेजुएला है वो न्यूज़ में क्यों है, वो आपको थोड़ी-थोड़ी, मोटा-मोटा पता चल गया। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो कि 1999 में आया था और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेनेजुएला में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह शहर को तेल बंदरगाह कहते हैं? अब देखिए क्योंकि ऑयल रिसोर्सेज़ के कारण ही ये सब हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तेल बंदरगाह है मतलब कि सबसे ज़्यादा एक ऐसा बंदरगाह होगा जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल ये लोग क्या करते होंगे एक्सपोर्ट करते होंगे वेनेजुएला से। तो वो आज भी कौन-सा है? मराकाइबो ही है। क्योंकि काराकस जो है और मराके जो है ये दोनों भी शहर हैं, ये भी शहर हैं। लेकिन ये तीनों शहर जो हैं ये पोर्ट सिटी नहीं है मतलब बंदरगाह नहीं है, ये स्थलरुद्ध सिटीज़ हैं। मतलब स्थल पे स्थित है। तो मराकाइबो आपको पता होना चाहिए, मराकाइबो तेल बंदरगाह है कहाँ का? वेनेजुएला का। अब इसके बारे में एक चीज़ और, 1 मिनट। हुँ। जो मराकाइबो है, मराकाइबो में एक झील है, तो मैं साथ-साथ में कुछ चीज़ें भी आपको बताते जा रहा हूँ। मराकाइबो में एक झील है, तो उसको मराकाइबो झील ही बोलते हैं। मराकाइबो झील आप सभी को पता होना चाहिए, दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ 24 घंटे बिजली गिरती रहती है। जो बिजली होती है ना, लाइटनिंग बोलते हैं जिसको, तो इसे लाइटनिंग यहाँ पर होती ही रहती है, बिजली गिरती ही रहती है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं और
इसीलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है? और जो ये झील है ना ये तेल उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग होता है। मतलब यहाँ पर तेल उत्पादन के बहुत सारे कुएँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पर रात भर मैंने सॉरी शायद 24 घंटे बोला है, तो रात में पूरी रात में यहाँ पर बिजली चमकती रहती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 2000 में क्वेश्चन आया था देखिए, ये 1999 में और ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना 1999 में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। अब मैं मतलब बताऊँगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर 2000 में देखिए आप 2000 में यहाँ पर क्वेश्चन आया, इसमें बोला है कि खनिज दिए हैं एक तरफ और एक तरफ दिए हैं प्रमुख निर्माता दिए हैं। भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है खनिज तेल। अब खनिज तेल में यहाँ पर वेनेजुएला है क्या? हाँ है। वेनेजुएला मतलब पहले का तो सी होगा ही होगा। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन वैसे ही 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 ऑप्शन क्या हो गए हमारे? एलिमिनेट हो गए। अब हम दूसरा देखेंगे। जो तांबा है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये नहीं पता है, तो आपको तीसरा और चौथी में से कोई एक पता होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको ज़रूरी नहीं है कि चारों के 4 आपको पता हो। अगर आप में से 4 में से आपको 2 या 3 का भी पता है, जैसे पहले का आपको पता था कि खनिज तेल वेनेजुएला में हमने अभी देखा है। अब आपको मैंगनीज़ का पता होना चाहिए। मैंगनीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है एक खनिज है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। मैंगनीज़ के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये गुयाना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये गुयाना भी कहाँ पे? साउथ अमेरिका का एक देश है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया एलिमिनेट किया है थोड़ा-सा और आपको इनमें से किसी एक का भी पता है, किसी 2 का भी पता है, तो भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, क्वेश्चन पूछा था कि पनामा की सीमा कौन देश किस देश से नहीं लगती है? तो पनामा आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर है और ये नहर अलग करती है या फिर जोड़ती है इन 2 महासागरों को जो कि एक अटलांटिक महासागर है और दूसरा प्रशांत महासागर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पनामा नहर है, अगर आप मैप देख लें एक बार, तो थोड़ा-सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पनामा है आपकी, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है और यहाँ कहीं पे कोस्टा रिका है। यहीं कहीं पे पोर्ट मतलब शहरी इलाका है वो सॉरी द्वीपीय इलाका है। तो यहाँ पर देखिए कोस्टा रिका होगा, प्रशांत महासागर होगा, कोलंबिया होगा, वेनेजुएला नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में एक चीज़ याद हो जानी चाहिए कि वेनेजुएला को जो है वो पनामा नहर से सीमा साझा नहीं करता है। सेट कर लो यहाँ पर दिमाग में और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए 2006 में क्वेश्चन आया था। मैंने क्या बोला कि यूपीएससी में जितने भी ऑप्शन होते हैं, यूपीएससी आपको बता देता है कि यहाँ से मैं आगे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपको पता हो मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करता क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों के बारे में पता नहीं है, मैक्सिमम देशों के बारे में पता नहीं है। तो इसमें पूछा है कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? मुझे सिर्फ ये पता है कि इंडोनेशिया से तो गुजरती है, मतलब जो भूमध्य रेखा है वो इंडोनेशिया देश से होकर गुजरती है, ये मुझे पता है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो 2 ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन वैसे ही क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। अब मुझे इनमें से देखना है इथियोपिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील और सॉरी कोलंबिया और केन्या। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ पता है कि वेनेजुएला जो है, कहाँ पर है वेनेजुएला? यहाँ पर एकदम उत्तरी बिल्कुल जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, सॉरी दक्षिण अमेरिका है वो उसके एकदम कैसे है? एकदम उत्तर में है और उसके बाद यहाँ पर कोलंबिया है। कोलंबिया थोड़ा दक्षिण में पड़ जाता है, तो बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि जब अगर भूमध्य रेखा गुजरी होगी तो टच होके गुजरी होगी कोलंबिया से क्योंकि थोड़ा-सा वो दक्षिण क्षेत्र में है। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन से आपको पता क्या चला? यूपीएससी पीवाईक्यू से आपको पता चल गया कि भाई वेनेजुएला से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि केन्या से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अगर केन्या न्यूज़ में रहेगा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि केन्या से क्या भूमध्य रेखा गुजरती है? इथियोपिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ यूपीएससी ने बता दिया कि वेनेजुएला से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका मतलब 2026 में ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है जिसमें कि भूमध्य रेखा गुजरती है या नहीं, ऐसे देशों के नाम दिए हों और उसमें से एक वेनेजुएला भी हो। तो अगर आपको वेनेजुएला पता होगा तो एक से भी आपको एलिमिनेट करने में आसानी मिल जाएगी। एक भी अगर आपको पता रहता है तो आप आसानी से जैसे मुझे इंडोनेशिया पता था, इंडोनेशिया से 2 ऑप्शन पता हो गए मुझे, एलिमिनेट हो गए। तो वैसे ही अगर वेनेजुएला आपको पता रहेगा, तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 2009 में आया था वेनेजुएला के अलावा दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन-सा ओपेक का सदस्य है? देखिए ब्यूटीफुल देखिए मतलब इसकी सुंदरता देखिए यूपीएससी की क्वेश्चन करने की। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं या फिर बहुत कम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है या नहीं। तो यहाँ पर यूपीएससी ने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा यही है कि यूपीएससी आपको बता देता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि वेनेजुएला
जो है वो आपका सदस्य किसका, ओपेक का। तो आगे के लिए आपको पता होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने पूछा है तो दूसरा इसका आंसर होगा इक्वाडोर। तो यहाँ पर बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वेनेजुएला से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसमें उन्होंने बता दिया कि ओपेक का सदस्य है या नहीं। तो आज भी है और उस टाइम पर भी था, और ये क्वेश्चन पहले भी उतने इंपॉर्टेंट थे और आज भी उतने इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, तो भाई ये क्वेश्चन, बॉलीवर किसकी मौद्रिक इकाई है? क्या आपको लगता है कि 2010 में ये जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उतना ही आज भी है? बिल्कुल, ये आज भी उतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना कि 2010 में था। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यूपीए, अगर देखिए क्योंकि ये साउथ अमेरिका का देश है, तो आप हम सभी को लगता है, आप सभी को नहीं, मुझे भी लगता है कि जो जितने भी यहाँ के देश होंगे लैटिन अमेरिका या फिर ये जितने भी उत्तर अमेरिका के, इनके जो देश होंगे उनकी मुद्रा या तो डॉलर होगी या तो डॉलर से संबंधित होगी। लेकिन यहाँ पर क्या वो बोल रहे हैं, यहाँ पर बॉलीवर है, कहाँ की? वेनेजुएला की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बॉलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि वेनेजुएला अभी न्यूज़ में है, और वेनेजुएलाई की जो ये बॉलीवर है, ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन से होकर गुजर रही है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर लगभग 190% प्रतिशत या फिर 200% से ज़्यादा है। कितनी? 200% से ज़्यादा मुद्रास्फीति है, मतलब कितनी कमज़ोर होगा ये बॉलीवर, इसका आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बॉलीवर इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है और इसीलिए अभी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना कि 2010 में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कथनों में से बताना है 2। ये मेरा मतलब फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि ये देखिए यूपीएससी की क्वेश्चन करने की जो सुंदरता है, उसको आप देखेंगे इस वीडियो में, सॉरी इस क्वेश्चन में। इसमें आप ये देखिए कि पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, पहला कथन पूछा है, हाल ही में वेनेजुएला ने अपनी आर्थिक संकट से, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, आर्थिक संकट से तेजी से उबर लिया है और अपने लोगों को दूसरे देशों में भागने या पलायन करने से रोकने में सफल रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 2022-23 में जहाँ जिस देश में 2022-23 में हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मतलब कोई सीमा ही नहीं है। इन्फ्लेशन होता है, एक होता है इन्फ्लेशन और फिर होता है हाइपर, मतलब सीमा को भी पार कर गई है। हाइपर इन्फ्लेशन से जो देश जूझ रहा है, वो 1 साल के अंदर में, 1 साल में 2023-24 1-2 साल में अपने सारे आर्थिक संकट से तेजी से उबर जाए। क्या ऐसा संभव है? अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की जो मुद्रास्फीति दर है वो 7% है। कितनी है? 7% दर। और हमें जो लिमिट है जितनी आरबीआई के द्वारा तय की गई है वो कितनी है? 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2। इसका मतलब कि हमारी जो मिनिमम मुद्रास्फीति दर है वो हो सकती है 2, एक 4 होती है सामान्य और 6 होती है मैक्सिमम। इतनी हमें रखनी ही है। लेकिन हमारी 7 से 8% मुद्रास्फीति से 6% मुद्रास्फीति तक जाने में हमारे पसीने निकल जाते हैं। हमारी सरकार को बहुत सारी मतलब फ्री रेमेडीज़ देनी पड़ती हैं। फिर आरबीआई को बहुत सारी मतलब रेपो रेट और ये रेट और वो रेट चेंज करना पड़ता है। कितने के लिए? 7% से 6% आने के लिए। तो एक देश जहाँ पर 190% मुद्रास्फीति है, क्या वो 1 साल के अंदर अपने सारे के सारे आर्थिक संकटों से उबर सकता है? बिल्कुल कभी भी नहीं, कतई नहीं। और जब कतई ऐसा नहीं हो सकता है, तो पहला कथन ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट, केवल एक स्टेटमेंट है जहाँ पर कथन एक गलत है, और जैसे ही ये होता है, तो कथन 2 अपने आप सही हो जाता है। मतलब कथन 2 क्या बोल रहा है? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अब देखिए, जो लोग भी ना पहला कथन पढ़ने के बाद दूसरा कथन पढ़ेंगे, पहली बात तो आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पहले कथन को आप पहले ही एलिमिनेट कर दें। ये कब आएगा? जब आप बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गलती से दूसरा स्टेटमेंट पढ़ दिया, तो वो ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार पढ़ के उसे लगेगा कि ये एक्सट्रीम वर्ड है, और एक्सट्रीम वर्ड जैसे ही उसे लगेगा तो कथन 2 को गलत मान लेगा, कथन 2 को गलत मानेगा तो सी सही आंसर लगाएगा, और जैसे ही ऐसे करेगा फेल हो जाएगा उसका। तो या तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो, आपको पता हो कि वेनेजुएला के पास सच में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तब आप ये सही कर सकते हैं, या तो आप हमेशा ही इसको गलत करेंगे। तो आपको आगे के लिए याद रहना चाहिए कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था दो, ये वही वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लेना आप। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही फेवरेट, मतलब मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है। तो यहाँ से देखिए, इसमें पूछा है एंडीज पर्वत उपरोक्त कितने देशों से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर जब ये पूछा गया है इन्होंने एंडीज पर्वत,
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिक लोकेशन क्या किस किसकी क्या है। देखिए आपने ये हमारा दक्षिण अमेरिका देखा होगा, यहाँ पर कोलंबिया है, यहाँ पर वेनेजुएला है, फिर यहाँ पर और भी देश हैं, यहाँ पर बोलिविया है, यहाँ पर चिली है, ऐसे करके पूरे ये देश फैले हुए हैं। यहाँ पर ब्राजील है ये, और यहाँ कहीं पे पराग्वे है, बोलिविया से बॉर्डर टच करते हुए, और एंडीज पर्वतमाला फैला हुआ है ये पश्चिमी क्षेत्र में। अब ये देखिए, इसने बोला है बोलिविया होगा, कोलंबिया होगा, ब्राजील नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिका, मध्य दक्षिण अमेरिका और पूर्वी दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। इक्वाडोर फैला है, वेनेजुएला फैला है, पराग्वे नहीं फैला है, क्योंकि पराग्वे स्थल रुद्ध देश है। अगर आपको मैपिंग पता है, मैपिंग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और जो भी देश हमेशा न्यूज में रहता है, वहां से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफिक लोकेशन से। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा केवल 4, तो इसका आंसर होगा सी। अब आपको 2026 के लिए कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है इस वीडियो में, इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैं ऑड 1 से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। 2024 में 2024-25 में वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहाँ पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है आज के टाइम पर। एक भी ग्लेशियर, सारे के सारे इन लोगों ने पिघला दिए। इतना ज़्यादा प्रदूषण, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इस देश में है कि यहाँ पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है, और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये, और अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि 2025 को ग्लेशियर वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया था। तो ग्लेशियर वर्ष इन्होंने घोषित किया था, किसने? यूएनजीए ने। और यहाँ पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी देख लेनी है। फिर जैसा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पर इन्होंने पूछा है एंडीज पर्वत कितने देशों से होकर गुजरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न बेसिन, रिवर बेसिन कितने देशों से और कौन-कौन से देशों से होकर गुजरी हुई है। आपको मैं बता दूं, वेनेजुएला से भी अमेज़न बेसिन गुजरा हुआ है। तो इस टाइप की हॉलिस्टिक अप्रोच को आपको अपनाना पड़ेगा। हॉलिस्टिक का मतलब है हर एक पैमाने को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये केवल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं है। ये वेनेजुएला जो है, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर ये देखिए एंजल वाटरफॉल, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कायरो नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कायरो नदी पर। कई बार इसको लोग अमेजन नदी से जोड़ देते हैं, बट ये कायरो नदी पर है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्रॉस चेक करके कमेंट जरूर करें। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं वो पता होनी चाहिए आपको। ज्योग्राफिक लोकेशन कौन सी है वो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी कैसी है तो मैंने बता ही दिया, हाइपर इन्फ्लेशन से गुजर रही है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, कितना ज्यादा जो फेक करेंसी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आखिरी में जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक ऑपरेशन का नाम, जिस ऑपरेशन के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप ने मुनरो को क्या किया है, गिरफ्तार किया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है वो आपको कमेंट करना है जल्दी से। ठीक है, तो इसी के साथ अब आखिरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि वेनेजुएला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ये आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि वेनेजुएला से इंडीज पर्वतमाला गुजरती है या नहीं, साथ ही वेनेजुएला ओपेक सदस्य है या नहीं। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये सही नहीं है, यहाँ सिर्फ मैंने बताया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कमेंट करके बताइए, और जल्दी से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। और यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने की हुई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे पता है कि ये वीडियो हो सकता है कि अभी ना देखे जाएँ, हो सकता है कि लोगों तक अभी ना पहुँचे, लेकिन जब ये पहुँचेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ही बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट है, कोई भी फालतू बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सके। और इसी के साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अपनी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।